हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो जस्ट 2026 के लिए, ये जिसमें आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और कुछ और भी बातें को पता चलेंगी कि कहाँ कहाँ अ, एक स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकता है। तो आज मैं उसी कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उस क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करेंगे। कुछ 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उसी 5 पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है। ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें ये पहला क्वेश्चन है। ये पार्टिकल इज इन ए 2D आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसकी एनर्जी दी हुई है 3h कट ओमेगा, और इसकी डिजेनरेसी पूछी है। तो उसकी डिजेनरेसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैसे भी मैं इसके बारे में तो एक बार और बता चुका हूँ, मतलब एक लेक्चर में कि इसको इसका शॉर्ट ट्रिक्स होता क्या है। तो कैसे बन सॉल्व होता है और कैसा इसका ट्रिक होता है ये भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी जो है 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये होती है ई एन एक्स प्लस एन वाई प्लस वन एच कट ओमेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3h कट ओमेगा, पहले से ही दी हुई है। अब ये आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि ये और जितने भी तीन है तो ये इक्वल है। मीन्स कि हम इसमें एक ट्रिक आराम से लग सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इसका प्रोसेस है वो देखते हैं कि अगर ये मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से एच कट कैंसिल हो जाएगा और ये एन एक्स प्लस एन वाई का वैल्यू 2 है, जिसमें डिजेनरेसी आएगी। लेकिन अब मैं इसके पॉसिबल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कितनी डिजेनरेसी आएगी। तो ये कुछ ये पॉसिबल वैल्यू है, उससे मेरा जो डिजेनरेसी है वो 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर तो 3 है, लेकिन बट अगर ट्रिक में देखें तो ट्रिक में हम मैंने बताया था कि 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर हो तो उसका डिजेनरेसी का फॉर्मूला ये होता है, जिसमें जो बिग एन है वो इसके बराबर होता है। और यहाँ से हम लोग फाइंड आउट किए हैं कि एन एक्स प्लस एन वाई की जो वैल्यू है वो 2 है। मीन्स 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो आंसर है होगी वो ये बी है, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी इसकी आंसर होगी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, है ना? तो ये था कुछ इस पे क्वेश्चन रीजनरेसी पे। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। और इसमें मैं कुछ बताऊंगा कि ये कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ये पूछ रहा है द मोमेंटम वेक्टर पी जो ये होता है एक्स ऑन ए फंक्शन डिफाइंड इन 0L। मीन्स कि ये अगर ये इससे देखा जाए तो ये एक क्या है, 0L मीन्स ये एक पोटेंशियल वेल है। पोटेंशियल वेल में ये फंक्शन डिफाइंड है और उसके कुछ बाउंड्री कंडीशन दी हुई है और उसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा हर्मिशियन होगा, कौन सा नॉन हर्मिशियन नहीं होगा। इस पे हर्मिशियन पे एक क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछता है, हार्मोनिसिटी पे। तो हम कैसे देखते हैं इस क्वेश्चन को? अगर नॉर्मल वे में अगर इसको डिटेल वे में सॉल्व किया जाए तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे कि ये ऑपरेटर का वैल्यू यहाँ पे ये है, मतलब ऑपरेटर पी जो है ये है। इसके हार्मोनिसिटी चेक करने के लिए हर्मिशियन है कि नहीं है, हम कुछ इस वे में इसको देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो ये हर्मिशियन है ना? तो देखते हैं। पहला, इस एलएचएस को मैंने देखा तो कुछ इस वे में इसको लिख सकते हैं, जिसमें ये कांस्टेंट टर्म बाहर मैंने ले लिया, बाकी 0 to L जो बाउंड्री यहाँ पे डिफाइन है उसी में इसको इंटीग्रेट किया गया। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किया है। जब इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट से सॉल्व किए तो कुछ इस वे में आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पहला ये थिंग है इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, है ना? तब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस वे में इसको लिखा जा सकता है। और इसको हम लोग जो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है उसको अगर अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 0 निकल के आ रही है। मीन्स कि ये जो टर्म है वो 0। अब ये टर्म सिर्फ बचा है सेकंड। अब सेकंड टर्म बचा तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब हम लोग आरएचएस से कंपेयर कर रहे हैं। जो आरएचएस ये था, ये जो आरएचएस है इससे क्या ये अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हर्मिशियन है ना? तो अगर आरएचएस में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फिर उसी तरह हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगी और ये बचेगा, जो कि दोनों में सेम मुझे बच रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। मतलब इस कंडीशन से हम लोग कह सकते हैं कि ये पी जो है वो हर्मिशियन है। बट
कंडीशन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, और यहाँ पे अगर नॉर्मल देखा जाए तो अपने ऑप्शन ए जो है उसको करेक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये गलत है। दूसरा एक कंडीशन हर्मिशन ऑपरेटर के लिए दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होना बहुत ही जरूरी है। जो पहला कंडीशन ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कंडीशन वन, ये सेटिस्फाई होना चाहिए इसके। और दूसरा, द ऑपरेटर मस्ट मैप अलाउड द फंक्शन, मतलब डोमेन जो होना चाहिए वो प्रिजर्व होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साई एक्स जो है वो पोटेंशियल वेल पे डिफाइंड है, मींस कि अगर वेव फंक्शन हम लोग देखेंगे तो ये आएगा, और इसको जीरो करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे, कॉस की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, ये वन है। मतलब जो ऑपरेटर पी है वो अगर साई इस वेव फंक्शन पे अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये सारे स्पेस में अलाउड नहीं है, इस पे कोई बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मींस कि ये हर्मिशियन नहीं है ना, ये हर्मिशियन नहीं है। तो फिर ये हर्मिशियन नहीं है तो फिर ये हमारा जो पी जो है वो हर्मिशियन नहीं है। लेकिन पी स्क्वायर क्या हर्मिशियन होगा, तो उसके लिए में हम लोग ये सारे चीज को फिर से दोहराएंगे और चेक करेंगे। लेकिन उसका अगर एक इसमें एक ट्रिक देखा जाए, इसको ये ट्रिक है क्या, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 to L जो है वो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसका रीजन। लेकिन अगर ट्रिक की बात किया जाए, इसमें ट्रिक है क्या, इसमें ट्रिक अगर ऐसा है कि अगर इजिली वे में सॉल्व किया जाए तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो बाउंड्री को ब्रेक करता है, ब्रेक्स बाउंड्री, और सेकंड डेरिवेटिव प्रिजर्व होता है, ये ऑलवेज ट्रू है। सेकंड डेरिवेटिव जो है वो प्रिजर्व रहेगा, सरवाइव करेगा, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मींस कि अगर यहाँ पे ऑप्शन चेक किया जाए तो पी इज हर्मिशियन, ये नहीं होगा, पी इज नॉट हर्मिशियन, और पी स्क्वायर इज नॉट हर्मिशियन, मींस पी तो हर्मिशियन नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हर्मिशियन नहीं था, लेकिन पी स्क्वायर क्या हर्मिशियन है, तो यहाँ पे हमें सेकंड डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मींस कि ये सरवाइव कर जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, मींस कि इसका ऑप्शन बी जो है वो सिर्फ सही है, पी स्क्वायर जो है वो हर्मिशियन होगा। बहुत लोग यहाँ पे ये गलती करेंगे, सिर्फ इसको सेटिस्फाइड कराएंगे, बट ये ऑलवेज सेटिस्फाइड नहीं है। कंडीशन टू को चेक करना पड़ेगा कि ये डोमेन प्रिजर्व है या नहीं है, अगर डोमेन प्रिजर्व नहीं है तो ये हर्मिशियन नहीं है। ये था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन स्टैटिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से है, जिसमें पूछ रहा है फॉर विच सिस्टम आर कैनोनिकल एंड माइक्रोकैनोनिकल सम आर नॉट इक्विवेलेंट इन थर्मोडायनामिक लिमिट। अब थर्मोडायनामिक लिमिट होती क्या है, पहली बात ये कि थर्मोडायनामिक लिमिट होता क्या है। थर्मोडायनामिक लिमिट देखेंगे कि ये क्या है। तो थर्मोडायनामिक लिमिट में आप देख सकते हैं कि एन जो है, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो इन्फिनिटी इन्फानाइट होती है, ये थर्मोडायनामिक्स की लिमिट है। वी भी इन्फानाइट हो सकती है ना, वी भी यहाँ पे इन्फानाइट हो सकती है, सॉरी, वी भी इन्फानाइट होता है। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वी जो है वो इन्फानाइट है, या एन बाई वी जो है वो कांस्टेंट है, ये थर्मोडायनामिक लिमिट होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा जो कैनोनिकल है, कैनोनिकल सिंबल और माइक्रो कैनोनिकल सिंबल नॉट इक्विवेलेंट। तो माइक्रो कैनोनिकल सिंबल में हमारा ईवीएन फिक्स होता है, कैनोनिकल सिंबल में टीवीएन फिक्स होता है। इन थर्मोडायनामिक लिमिट में हम लोग ये अच्छा, थर्मोडायनामिक लिमिट में पूछ रहा है, तो पहली बात है कि इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो हमेशा एडिटिव होती है, मतलब ई टोटल ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एंड सो ऑन, है ना। तो एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंटरेक्शंस आर शॉर्ट रेंज, यहाँ पे इंटरेक्शन जो होती है वो शॉर्ट रेंज होती है, ओनली नियर बाय पार्टिकल्स ही इंटरेक्ट करेंगे, मींस लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन जो है वो ensemble इन इक्विवेलेंस को शो करता है। इसको आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को याद रखे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, लेकिन मे भी हो सके पूछ दे, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट के लिए। तो लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन जो होता है वो
ensemble इक्विवेलेंस होता है, मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन मतलब ग्रेविटेशनल को हम बात कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो है वो ensemble इन इक्विवेलेंस होता है, मींस कि ये ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन में जो पूछा कि नॉन इक्विवेलेंट कौन है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन जो होगा वो शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन जो है ओनली नियर बाय पार्टिकल्स ही इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन जो है वो शॉर्ट रेंज होता है इस पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ensemble इन इक्विवेलेंस को शो करती है। इसको आप लोग याद कीजिए, याद करने वाला बात है, प्रूव भी कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी लोग मिस्टेक करते हैं, अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं कि इसमें क्या बोलता है कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। ये तो इसका स्टेटमेंट ही है कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को चेंज करता है, यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, तो उसमें विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? एनर्जी डेंसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज या चार्ज डेंसिटी चेंजेस, इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या सही है? तो इसमें क्या रिमेम्बर करना है मुझे, स्केलर पोटेंशियल चेंज होगा, वेक्टर पोटेंशियल चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा। और यहाँ पे ऑप्शन डी में जो चार्ज डेंसिटी दी हुई है इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये गेज से कोई रिलेटेड थिंग है नहीं। तो इसमें क्या सही होगा? एनर्जी डेंसिटी पॉइंटिंग वेक्टर भी सही चेंज करेंगे ड्यू टू दिस थिंग, स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? एस बराबर ई एस, एस इक्वल टू ई क्रॉस बी एंड एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होते गेज ट्रांसफॉर्मेशन। एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीड मूव्स ऑन ए रोटेटिंग वायर, एक रोटेटिंग वायर में बीड मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, व्हिच क्वांटिटी इज कंजर्व, इसमें कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी? अब मैंने कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है समझने के लिए, इसको आइए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला है, पहले यहाँ पे फिजिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिजिक्स क्या कह रही है। वायर इज रोटेटिंग एक्सटर्नली विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, सो दैट कंस्टेंट डिपेंड्स ऑन टाइम। सही बात है। तो दिस इज टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, मीन्स मतलब कि ये जो वायर जो है जो एक्सटर्नली रोटेट कर रही है, जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, वो टाइम पे डिपेंड करेगा, तो दिस इज ए टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट, है ना। लेकिन एनर्जी कंजर्व होने के लिए हमें ये होना चाहिए, डेल एल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। लेकिन लैग्रेंजियन जो है वो मेरा टाइम पे डिपेंड करता है। क्यों क्यों करता है? क्योंकि ये लैग्रेंजियन जो है वो किसका फंक्शन है? लैग्रेंजियन जो है वो किसका फंक्शन है? क्यू क्यू डॉट और टाइम का फंक्शन है। ठीक है, लैग्रेंजियन डिपेंड्स अपॉन टाइम, मींस कि अगर वायर रोटेट्स, पोजीशन कंस्टेंटली चेंज एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, टाइम पे ये एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट है, मींस कि डेल बाय डेल टी नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। इस क्वेश्चन में ये था, मेन थिंग था। एंगुलर मोमेंटम तो आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन एनर्जी के लिए बात ये है कि यहाँ पे जो रोटेट वायर जो रोटेट कर रहा है वो एक्सटर्नली है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मींस कि टाइम जो है एक्सप्लिटली डिपेंडेंट है, कांस्टेंट एक्सप्लिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम, जो है कांस्टेंट जो है वो टाइम से एक्सप्लिटली है। तो डेल एल बाई डेल टी नॉट इक्वल टू 0। और एंगुलर मोमेंटम के कंजर्व होने के लिए दो बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पहला है, सिस्टम हैज रोटेशनल साइमेट्री, सिस्टम के पास रोटेशनल साइमेट्री होना चाहिए। और दूसरा, नो एक्सटर्नल टॉर्क। लेकिन यहाँ पे क्या है, वायर इज बीइंग रोटेटेड एक्सटर्नली, वायर तो एक्सटर्नली रोटेट कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट अप्लाइज टॉर्क टू मेंटेन रोटेशन, मतलब कि जब वायर जो है वो खुद ही एक्सटर्नली रोटेट कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट जो है वो अप्लाई कर रहा है टॉर्क को, और टॉर्क नहीं होगा तो ये रोटेशन मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम भी है वो भी कंजर्व नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का ये था कि एक बीट जो है रोटेटिंग
moves on a rotating frame with angular velocity constant है, तो कौन सा क्वांटिटी कंजर्व होगा? तो ना ही एनर्जी होगी, ना ही एंगुलर मोमेंटम होगी, इसमें कंजर्व होगा दोनों में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। आई होप सो कि ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो अभी तक तब तक के लिए थैंक यू।